under the public finance, next concept is budget. तो इसके अकॉर्डिंग है. Okay, definition. Budget is a financial statement. Budget is a financial statement of the government comprising expenditures and revenues for a year. Next is a good budget contains a good budget document contains first overall development policy. अगर आप बजट के बारे में एक ध्यान से चीज देखें तो आपको ऑब्जर्व होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट किया और उस 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस में जो हमने प्लान्ड एलोकेशन का कंसेप्ट रखा था, ऑटोमेटिकली बजट हमारा डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है. और जब हम 5 ईयर प्लान के साथ उसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम इकोनॉमी के हर सेक्टर को ग्रो करने की बात कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हेल्थ और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड की. सो बजट एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर सिर्फ सरकार के खर्चे और सरकार की कमाइयों से रिलेटेड नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के रिलेटेड भी बात करता है. और अगर आप देखें तो 2004-05 से एक नई शुरुआत होती है कि भारत सरकार को या किसी को भी जो भी बजट पेश करते हैं गवर्नमेंट, उनको हर बजट के साथ 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स लेके आने पड़ते हैं. एक मिड टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होता है और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी स्टेटमेंट होता है. ये 3 तरह के पॉलिसी स्टेटमेंट लाने पड़ते हैं जिनमें उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के बारे में बताना पड़ता है कि व्हाई आवर बजट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंटल बजट. ठीक है, ये सिर्फ खाने पीने से जुड़ा बजट नहीं हो सकता कि इतना कमाया इतना खर्चे में उड़ा दिया. ये डेवलपमेंट की बात करता है और वो भी राउंड इन राउंड ओवरऑल. साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. Size and composition of revenue and expenditure policy. Third, size and composition of external and internal borrowings. Whether budget is deficit. Next is whether budget is deficit or surplus, and how is deficit covered? How is deficit covered and surplus disposed of? Okay, fifth one is actual of the previous year. बजट ऐसा होता है. बजट में सपोज कीजिए बजट 2017 से 18 का है. 2017 में फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में बजट आता है. इट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. फरवरी 2017 के लास्ट वर्किंग डे पे जो बजट आ रहा है, मान लीजिए वो 2017 से 18 का है, तो उसमें तो एस्टिमेटेड फिगर होंगी, लेकिन 2016 से 17 वाले की एक्चुअल फिगर्स होंगी
कि पिछली बारी क्या बोला था, इस बारी क्या बोला। तो इसको प्रेजेंट करता है हर बार के हर एनुअल नए सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होती है कि लास्ट ईयर क्या प्रोमिसेस करे थे बजट में और क्या क्या अचीव हुआ, वो सारे रिजल्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं। फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन चलता है। ठीक है, इसे हम प्रेसिडेंट का एड्रेस बोलते हैं। सो बजट क्या होता है? एक्चुअल ऑफ द प्रीवियस ईयर, एक्चुअल ऑफ द प्रीवियस ईयर, revised estimate of the current year, revised estimate of the current year, and estimate of the next fiscal year, of the next fiscal ईयर। पिछले साल का एक्चुअल होता है, इस साल का जो टाइम चल रहा होता है। पिछले साल भी तो कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स इस साल की दी होंगी, उन्हें रिवाइज करके करेक्ट करके पेश किया जाएगा। रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, एंड जो होने वाला है पूरा 2017 से 18 का, उसका एस्टिमेट होगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर का, दैट विल बी एस्टिमेट। तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं इसमें, एक एक्चुअल, एक रिवाइज्ड, एक एस्टिमेटेड फिगर। आप जब बुक भी पढ़ेंगे ना 10 सुंदरम की, बार बार बॉक्सेस में एक टर्म पढ़ोगे, एक्चुअल फिगर्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, एस्टिमेटेड फिगर्स, इस तरह से तो समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहे हैं। एस्टिमेटेड आने वाले की, रिवाइज्ड प्रेजेंट, एक्चुअल पुराना। गोल ऑफ गवर्नमेंट, गोल ऑफ गवर्नमेंट, गोल ऑफ गवर्नमेंट, गोल ऑफ गवर्नमेंट में पहला बैलेंस्ड बजट। गवर्नमेंट का बजट बहुत हमेशा गोल रहता है बैलेंस्ड बजट की तरफ। तो बैलेंस्ड बजट पहला पॉइंट, गवर्नमेंट बजट should be balanced. That means expenditure को जी लिखूंगा मैंने, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना, यही हुआ ना। That means expenditure should be equal to रेवेन्यू को टी लिखूंगा, टी मैंने टैक्सेस। ठीक है, यस। दूसरा, इफ नॉट फॉलोड, अगर ऐसा नहीं होता, ईदर गवर्नमेंट हैज टू बोरो internally or externally, or has to increase the tax. 3. Supporter of balanced budget, argue that unbalanced budget creates disturbances in economy. इंडिया की सिचुएशन लेते हैं। इंडिया में क्योंकि कंसेक्टिवली इतने सालों से डेफिसिट में है, तो इंडिया में भी कोई सालों तक पहले सरप्लस होना चाहिए, ताकि हम अपने पुराने लोन रीपे कर पाएं और अपने इंटरेस्ट दे पाएं। अगर ऐसा करने के बावजूद कोई टाइम बच रहा है, फिर सरप्लस हो रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है।
आई बात समझ में? ऐसा करने के बाद अगर बच रहा है तो फिर वो सरप्लस हुआ ना। लेकिन सरप्लस की सिचुएशन तब तक आ ही नहीं सकती जब तक हम लोन और इंटरेस्ट रीपे ना करते। तब तक सरप्लस की सिचुएशन। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझाओ मैंने ये क्या बोला अभी। मान लीजिए हमारे सर पे 10 लाख रुपए का कर्जा है और आपका बजट इस बार ही सरप्लस हो गया है 3 लाख से। तो ये सरप्लस कैसे हुआ? अब 7 लाख का कर्जा रह गया ना। अब हमारे ऊपर 7 लाख का कर्जा और हमारा बजट इस बार सरप्लस हो गया है 4 लाख से। तो ये सरप्लस कैसे हुआ? अभी भी 3 लाख का कर्जा है। अब इस बार हमारा बजट 3 लाख से सरप्लस हो गया, पर ये सरप्लस कैसे हुआ? ये बैलेंस बजट है, ये बैलेंस हो गया ना, कोई कर्जा नहीं रह गया। अब इस बार ही हमारा बजट जो है वो 3 लाख से सरप्लस हुआ है, ये सरप्लस बजट है। ये है सर कटोरे जो पाते परमानेंट प्लेजेस होते हैं, वो पक्के ही होते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक में प्लेज होता है कि इतना अब देना ही है। तो ये नहीं इस बार इंडिया उछल रहा है कि भाई 2 लाख करोड़ का सरप्लस हो गया, वो उधर पकड़ा दिया 1 लाख करोड़, अगले साल पता लगा 4 लाख करोड़ का डेफिसिट है, उधर से वो भी बात खींचेंगे कि 1 लाख करोड़ दे और हम उन्हें कह रहे हैं ऐसा कर 5 लाख करोड़ दे, 4 लाख हम पूरा करें, 1 तू ले ले, ब्याज दे देंगे। तो ऐसा होता है कि कई समय तक हम सरप्लस में जाने चाहिए, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह की कंट्रियां हैं। ये बात समझ में? चलिए, क्रिएट्स डिस्टर्बेंसेस इन इकोनॉमी है ना। अगला इज अनबैलेंस्ड बजट इज डेफिसिट और सरप्लस। ये अनबैलेंस्ड होते हैं, डेफिसिट होगा या सरप्लस। टू करेक्ट अनबैलेंस्ड बजट, कैसे करेक्ट करना है अगला टॉपिक। टू करेक्ट unbalanced budget, फाइनेंसिंग डेफिसिट्स। अगर डेफिसिट बचा तो डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे, सरप्लस है तो डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लसेस और अगर फिस्कल पॉलिसी चॉइसेस, देखना होगा कि क्या तरीका अपनाना है और क्या नहीं। अब आगे फिस्कल पॉलिसी चॉइसेस है तो फिर नेक्स्ट स्टेप इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट इज टैक्सेस, second one is government expenditure. These instruments are used to influence national income, output, employment and prices. Of working of fiscal policy. Working of fiscal policy, पहला type of fiscal policy, first type of fiscal policy, expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy. Expansion situation क्या है? A decline in investment has decreased. A decline in investment has decreased AD, aggregate demand. So real GDP has fallen.
real GDP has fallen, and also employment has declined. A possible fiscal solution may be solution A, an increase in government spending, which shifts aggregate demand upward due to the multiplier. समझा दिया ना multiplier effect? Yes, sir. B, a decrease in taxes raise income and consumption by change in income. Aggregate demand shifts upward due to multiplier of change in consumption. C, a combination of increased government spending and reduced taxes, या तो दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं. और D, if the budget was initially balanced, if the budget was initially balanced, expansionary fiscal policy creates a budget deficit. If the budget was initially balanced, budget बैलेंस है, जितना रेवेन्यू उतना एक्सपेंडिचर है, और हमने ऊपर से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर दी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी या फिर टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, फिर हम डेफिसिट में आ जाएंगे. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या कहती है? सिचुएशन when demand pull inflation occurs, a shift of aggregate demand occurs, a shift of aggregate demand upward in relation to the
shift of aggregate supply downward तभी क्रिएट होगी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ए सिचुएशन है when demand pull inflation occurs, a shift of aggregate demand upwards in relation to the shift of aggregate supply downward. supply downward रहेगा, demand upward रहेगा। A decrease in government spending shifts aggregate demand downwards. Once the multiplier process is complete. Here price level returns to its pre-inflationary level, but GDP remains at full employment level। हम बार बार बैलेंस बजट अचीव करने की बात कर रहे हैं। अभी बैलेंस बजट थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया था ड्यू टू एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो अभी अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में डाउनवर्ड शिफ्ट लेकर के आते हैं, और वो तब आएगा जब पिछला चल रहा मल्टीप्लायर प्रोसेस फुली कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद प्राइस लेवल जो है, जो इन्फ्लेशन, दिस इज जेन्युइन प्राइस लेवल, this is inflationary price level, this is genuine, this is inflationary, this is below genuine price level। तो आप यहाँ से यहाँ गए इन्फ्लेशन तक, अब आप वापस रिजॉर्ट करेंगे प्री इन्फ्लेशन प्राइस लेवल तक, ये जेन्युइन प्राइस लेवल। तो इस लेवल पर जो जीडीपी है वो एग्जैक्ट रहेगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी एग्जैक्ट रहेगा। अभी एम्प्लॉयमेंट फॉल होना स्टार्ट नहीं होगा। नई बात समझ में, हमने बस डिस्क्रिपेंसी को टैकल करा। यहीं पे गवर्नमेंट को आके देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना का कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आपको आंसर में यही लिखना है कि मैं प्री इन्फ्लेशनरी लेवल पे आकर रुक जाना है। फिर उसके आगे भी अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल करोगे, फिर एम्प्लॉयमेंट गिरने लगेगा, फिर जीडीपी फॉल करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बी, एन इंक्रीज in taxes will reduce income and then consumption at first with relevant to the times of decrease in disposable income, and then the multiplier process, and then the multiplier process leads multiplier process leads aggregate demand shifts downward still further. C,
combined government spending, decrease and tax increase could have the same effect with the right combination. D. If the budget was initially balanced, a contractually fiscal policy creates a budget surplus. ठीक है? It creates a budget surplus. ऑल इन ऑल पब्लिक फाइनेंस। अब हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, हम आते हैं टैक्सेस पे। टैक्सेस से आएंगे वैट पे, वैट से आएंगे जीएसटी पे, ठीक है। फिर एक जिस दिन खत्म लेक्चर करूंगा ना, पहले अभी टैक्सेस से वैट, वैट से जीएसटी खत्म, ये नहीं खत्म, फिर बुक वाला चैप्टर कर देंगे। बुक वाला करने के बाद एक दिन का एक लेक्चर होगा 2-2.5 घंटे का, सारा करंट के हिसाब से टैक्सेस का होगा। तो 90% वर्क डन है। नए बजट में 10% ही एडिशंस करनी पड़ेगी, अपना टॉपिक कवर है पूरा। पब्लिक फाइनेंस इज द मोस्ट पेपर ओरिएंटेड टॉपिक, क्योंकि सारा करंट है। ये देखिए, ये सारी चीजें करंट है, ये ठीक है। रोज अखबारों में यही घूमता रहता है बस। बजट में टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दो तरह के टैक्स होते हैं, आप जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट की अर्निंग का, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक फाइनेंस जो है कहीं ना कहीं डिवाइडेड है सेंटर स्टेट के बीच में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टैक्सेस जो है वो यूनियन लिस्ट में डाले हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है टैक्सेशन के मामले में। ले दे करके अगर हम बात करें तो एंड में स्टेट गवर्नमेंट के लिए टैक्स ही क्या बचना है, सेल टैक्स, जैसे आप वैट कह देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत लैंड रेवेन्यू जो जमीन से लिया जाता है, या फिर स्टाम्प ड्यूटी, या फिर एक प्रोफेशनल टैक्स होता है। इस तरह के 2-4 टैक्स छोड़ दें अगर हम, तो कुछ भी नहीं बचता। इसमें सेंटर की तरफ से ग्रांट शेयर की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग फाइनेंस कमीशन, ठीक है। टैक्सेस को समझने का प्रयास करते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन टैक्स का आता होता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आप कभी याद नहीं रख सकते कि कितने डायरेक्ट और कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब तो झमेला ही खत्म हो गया, जीएसटी आ गया। लेकिन एक कोर कंसेप्ट है कि आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि टैक्स डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करने टाइम एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज किया करो। जो आपको आता है उसे साइड रख के बाकी एलिमिनेट करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। आई बात समझ में? टेक्निक इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स से हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखो, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिस टैक्स का बर्डन आप किसी और पे शेयर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन आप किसी और के कंधों पे शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन आप किसी और के कंधों पे शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, खत्म। गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सपोजिटली आपने किसी होटल में खाना खाया, उस होटल ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, आप वहां से खाना खा के निकल गए। भारत सरकार उस होटल के ऊपर लगाएगी एक सर्विस टैक्स, लेकिन वो होटल वाला उस सर्विस टैक्स का बर्डन किसको शिफ्ट कर देगा, कस्टमर को। कस्टमर के बिल पे लगा होता है सर्विस टैक्स, मैंने लगा किसके ऊपर, सरकार के द्वारा होटल पे, और भरा किसने, ग्राहक ने। लगा किसी पे, भरा किसी ने, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट बर्डन शिफ्टेड। भारत सरकार के द्वारा इनकम टैक्स लगाया गया आपके ऊपर, क्या आपका इनकम टैक्स कोई और भरेगा, आप भरेंगे, क्या हो गया, डायरेक्ट।
भारत सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया, आप भरेंगे, कंपनी भरेगी, कॉर्पोरेट्स भरेंगे या कोई और कॉर्पोरेट। सो द थिंग इज दैट इज द क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस, जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट ना किया जा सके और जो खुद भरना है वो डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स हैं, लेकिन मेन टैक्स ही करने हमने इनकम टैक्स, और ये काउंट करना सिखाऊंगा टाइम आने पर, इनकम टैक्स कैसे काउंट होता है, और कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट्स पे लगता है। इधर सर्विस टैक्स 94-95 में शुरू किया गया, आज की डेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट लेती है सर्विस टैक्स। भारत में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मतलब कोई इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है, कोई भी एक्सरसाइज करने के ऊपर एक्साइज ड्यूटी। तो ये सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट है। ये एक्साइज ड्यूटी किस तरह से इनडायरेक्ट है, मान लीजिए एक टेक्सटाइल मिल वाले को 100 रुपया का यार्न मिला है, उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेल्स टैक्स लगा दिया 10%, 10 रुपया, उसके ऊपर 5% एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है, तो कुल मिलाकर के इसकी रकम हो जाती है 115 रुपए। जो ये हुआ है ये उसको मिला है एक टेक्सटाइल मिल वाले को यार्न इतने में। अब वो इसके ऊपर फर्दर 40-50 रुपए ऐड करता है, मान लीजिए वो इसके ऊपर 45 रुपीज ऐड करता है, तो ये आइटम का एक प्राइस निकल के आ जाएगा। तो वो जो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको बेचेगा। अल्टीमेटली ये 5 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी का बर्डन किसको बियर करना पड़ा, कंज्यूमर, क्योंकि जो प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसमें ही वो एम्बेडेड है। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि एक्साइज ड्यूटी का बर्डन भी किस पे पड़ता है, कस्टमर्स। जब एक्साइज ड्यूटी सरकार खत्म कर देती है तो वही जो कंपनी है उसको एक्साइज ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है, तो उसकी वो लागत कॉस्ट में से घट जाता है, तो फिर वही सामान ग्राहक के लिए सस्ता हो जाता है, फिर सेल बढ़ जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी का बर्डन भी आप बियर करते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट टैक्स आज की डेट में बहुत मीगर और नहीं लगाया जाता है, पहले बहुत लगाया जाता था। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन टारगेट है एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अर्न करना और अपने मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट लेवल पर अच्छी मार्केट प्रोवाइड करना। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहते हैं और आप एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनली कॉस्टली हो जाएगा, तो फिर कैसे बिकेगा। तो एक्सपोर्ट टैक्स, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगाई जाती ही नहीं, ऑलमोस्ट सिर्फ उन केसेस में लगाई जाती है जो असेंशियल गुड्स हैं, कुछ ऐसी गुड्स जो आपके देश में जरूरी हैं, आपके देश के लोगों को चाहिए, और वो गुड्स आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके देश में भी उसकी जरूरत थी, तो देश के लोगों के लिए उसकी स्कार्सिटी हो जाएगी और महंगी हो जाएगी। जब भी महाराष्ट्र में बाढ़ आती है या जब भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, प्याज सड़ने करने लगता है और प्याज पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है, उस टाइम पर भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है प्याज पर, ताकि प्याज अब महंगा हो जाए पाकिस्तान में पहुंचने तक, और फिर पाकिस्तान के लोग वो प्याज नहीं लेंगे तो हमारा एक्सपोर्टर जो है वो डिमोरलाइज होकर के प्याज इंडिया में ही रखेगा और इंडिया के लोगों के लिए सप्लाई प्याज की बनी रहेगी, तो प्याज की कीमतें अति से ज़्यादा जो बढ़ गई हैं वो वापस लेवल पे आ जाएंगी। तो दिस इज द वन पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी आज की डेट में, टू मेंटेन द लेवल ऑफ द एसेंशियल गुड इन द डोमेस्टिक मार्केट and to demoralize the exporter during the period of scarcity. That is the purpose. Otherwise नहीं। लेकिन import duty लग रही है या export duty लग रही है, वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कॉस्ट का हिस्सा है। अल्टीमेटली वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस की फॉर्म में किसको बियर करनी है, कस्टमर को। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, इंपोर्टर है, उसको तो ना बियर करनी पड़ी, आपको बियर करनी पड़ी, भरा उसने दिया आपने, तो ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। SDT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन क्या होता है, आपने सिक्योरिटीज की डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी। सिक्योरिटीज की फॉर्म क्या है, डेट। सिक्योरिटीज की फॉर्म क्या है, इक्विटी। सिक्योरिटीज की फॉर्म क्या है, डेरिवेटिव्स। हम इक्विटी की बात करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं।
आपके पास शेयर्स हैं, आप उन शेयर्स की ट्रेडिंग कर लेते हैं, किसी और के पास शेयर एक्सचेंज करते हैं, शेयर की ट्रांजैक्शन करते हैं। शेयर की ट्रांजैक्शन के ऊपर खरीद फरोख्त है, पैसा कमाया जाएगा, बेचा जाएगा शेयर। तो ये जो शेयर ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके ऊपर भी भारत सरकार टैक्स लगाती है। इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये सीधा सीधा किसको बियर करना पड़ा? डायरेक्टली जिसके ऊपर लगा। इसका बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट कर सकता है? नहीं। सो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। सो ये टैक्स उस पे लगता है जो अपना शेयर दे रहा होता है, जो दे रहा होता है। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स उसको कहा जाता है, मान लीजिए आपने 2010 में एक घर खरीदा, आपने 30 लाख का खरीदा, 2015 में उसकी कीमत 50 लाख हो गई, तो आपका जो कैपिटल आपने लगाया था 30 लाख, उस कैपिटल के ऊपर गेन कितने लाख का है? 20 लाख। तो कैपिटल गेन कितना हुआ? 20 लाख। तो टैक्स किस पे लगेगा? 20 लाख से। तो ये टैक्स किसको देना है? जिसने कैपिटल गेन करा। तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स। सो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जितना भी आपने कैपिटल गेन करा है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए इसमें 2-3 चीजें गवर्नमेंट ने इंड्यूस की इक्विटी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैसा होता है ये? इस तरह से कैपिटल गेन टैक्स अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग वे में लगता है। प्रॉपर्टी के ऊपर अलग वे में लगता है। सिक्योरिटीज हैं, आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं आपके पास,